हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज, जिसमें मैं सक्सेसिव इंक्रीजिंग, सक्सेसिव डिक्रीजिंग और उस पर बेस्ट क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज के क्लास में हम देखेंगे एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एंड प्राइस। कहाँ से हो चुका है इतना? ओ, ये नहीं हुआ है, अभी और ऊपर, अभी और ऊपर। यही से है। चलिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे हम यहाँ समझ सकते हैं एक्सपेंडिचर, कंजप्शन और प्राइस। एक्सपेंडिचर मतलब हिंदी में इसको कहेंगे खर्च, व्यय। और प्राइस का मतलब कीमत, रेट। किसी भी जो वस्तु खरीद बेचोगा उसका कुछ रेट होता है, उसको हम प्राइस यहाँ बोलेंगे। कंजप्शन मतलब खपत, कितना खर्च है। जैसे में चीनी का आप पर मंथ 5 महीना, अगर किसी के घर में 5 महीना का लागत है, प्रत्येक मंथ में 5, सॉरी क्या बोल दिए, प्रत्येक मंथ में 5 केजी लगता है, तो हम क्या कहेंगे, खपत 5 केजी है। ठीक ना? तो आप डायरेक्ट ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि एक्सपेंडिचर और कंजप्शन एंड प्राइस, ये चीज जो है, तीन फैक्टर है इसमें। इसमें क्या है, तीन फैक्टर। और ये तीनों फैक्टर एक दूसरे पे डिपेंड है। अब एक को चेंज करने में बाकी दो में कितना चेंज आएगा, या दो को चेंज करेंगे तो तीसरा में क्या चेंज आएगा, ये सब पहले हम समझेंगे। ठीक ना? तो सबसे पहला आप ये समझिएगा, जो मैथ का कुछ जनरल रूल है वो समझिएगा। अगर ए बी के समानुपाती हो, डेट इज कहा जाए ए जो है बी के समानुपाती है, बी के क्या है, समानुपाती है। आप इसी को कह सकते हैं, अगर समानुपाती है तो इसका मतलब है ए जो है के इंटू बी। क्या होगा, के इंटू जी। जहां के क्या होगा, जहां के एक कांस्टेंट है, के एक कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है। के क्या है, कांस्टेंट है। अब यहां आप बी में चेंजेस करेंगे तो के इंटू बी होगा, तो ए में भी कुछ चेंजेस आएगा। जब भी आप बी में चेंजेस करते हैं तो ए में भी चेंजेस आएगा, या आप ए में चेंजेस करते हैं तो बी में भी चेंजेस आएगा। तो यही चेंजेस जब आप बी को प्रतिशत में इंक्रीज कीजिए या डिक्रीज कीजिए, तो ए में क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हुआ, यही आपको मेन डालना है। ठीक ना? तो इस चीज को आप डायरेक्ट ऐसे याद रखेंगे कि इफ, अगर आप बी को एक्स प्रतिशत इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो यहां ए भी क्या होगा, इफ, तो देन देन अगर ए बी में आप एक्स प्रतिशत इंक्रीज करेंगे तो ये भी क्या होगा, एक्स प्रतिशत इंक्रीज होगा। क्या होगा, एक्स प्रतिशत इंक्रीज होगा। ये कैसे होगा अभी भी बता सकते हैं, या आगे मैं बता दूंगा एक स्टेप और आगे। ठीक? अगर मान लीजिए आप एक्स प्रतिशत का कमी करते हैं, तो फिर इसमें भी क्या होगा, एक्स प्रतिशत का कमी आएगा। ठीक? तो आपको प्रोपोर्शनल में याद रखना है, जब दो क्वांटिटी एक दूसरे का प्रोपोर्शनल हो, तो जब आप एक को जितना प्रतिशत बढ़ाएंगे दूसरा भी उतना ही प्रतिशत बढ़ेगा। अगर एक को जितना प्रतिशत कम करेंगे दूसरा भी उतना ही प्रतिशत कम होगा। ठीक? तो यहाँ बी के ही नहीं, इधर से भी हम बोल सकते हैं कि अगर ए को आप एक्स प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं तो बी को आपको एक्स प्रतिशत इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर ए को आप एक्स प्रतिशत घटाना चाहते हैं तो फिर बी को एक्स प्रतिशत डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब इसी पे बेस्ड जो है हम आगे देखते हैं, इसको लिख लीजिएगा। अब ये जो होता है प्राइस को मैं यहाँ पी मान लीजिए, जैसे मैं कोई भी चीज मान लीजिए, चीनी है, क्योंकि जनरली चीनी, आयल, ये सब ज्यादा होता है। अगर हम कहते हैं, मान लीजिए किसी गृहिणी को या किसी आपके घर, मेरे घर में एक महीना में चीनी का जो खपत है, चीनी का खपत है वो क्या है, 5 केजी है। क्या है, 5 केजी। और चीनी का जो प्राइस है, चीनी का प्राइस है 40 रुपये पर केजी है। क्या है, 40 रुपये पर केजी। और
आपको निकालना एक्सपेंडिचर हो, मतलब चीनी पे कितना खर्चा होगा पर मंथ ये निकालना है। तो एक्सपेंडिचर जो आएगा, एक्सपेंडिचर जो आएगा क्या आएगा, C इंटू पी, खपत इंटू प्राइस करने पे। अगर 1 kg का 40 रुपया है तो 5 kg का क्या होगा, 5 इंटू 40, यही करेंगे 200, 200 रुपया आ जाएगा। तो ये तो सिंपल है। तो आप डायरेक्ट एक्सपेंडिचर के लिए आप एक फार्मूला लगा सकते हैं कि C इंटू पी या P इंटू सी कर सकते हैं, दोनों बात सेम ही है। इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं डायरेक्ट इसी E इजकल टू P इंटू सी में, पीसी में अगर आप गौर से देखेंगे, अगर इसको आप फिक्स कर दीजिए, क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए, तो फिर ई क्या होगा, ई जो होगा प्रोपोर्शनल टू पी होगा। ई क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू पी होगा। ठीक, तो हम अगर आप ऐसे समझिए, आपको प्रत्येक महीना का चीनी का खर्च क्या है, 5 किलो है। क्या है, 5 किलो है। लेकिन चीनी का खर्चा प्रत्येक महीना के तो 5 ही किलो है, लेकिन प्राइस प्रत्येक महीना में बढ़ेगा। मान लीजिए पहले 20 रुपये पर केजी है, फिर 25 पे पर केजी हुआ, फिर 30 पे पर केजी हुआ, ऐसे बढ़ रहा है। तो ये जो जैसे जैसे ये बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, ये टोटल खर्चा भी बढ़ेगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो मैं से भी कर सकते हैं ईपी के प्रोपोर्शनल। ठीक ना, या आप उल्टा भी देख सकते हैं। अगर जब कंजप्शन फिक्स है, आपका चीनी का खर्चा फिक्स है 5 केजी है, ठीक ना, जब चीनी का खर्चा 5 केजी है और आपको चीनी पे जो खर्चा वो ज्यादा करना है, वो ज्यादा करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, महंगा चीनी लेना होगा। आपको महंगा चीनी, चीनी का प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पी बढ़ाएंगे तो ई भी बढ़ेगा, या ई को बढ़ाना है तो पी को भी बढ़ाना है। अगर पी को घटाएंगे तो ई भी घटेगा, और ई को घटाना है तो पी को भी घटाना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ई जो है पी के प्रोपोर्शनल, क्या है, प्रोपोर्शनल। हम इस कंसेप्ट से हम डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं, हम जानते क्या है, ई जो होगा, यहाँ एक्सपेंडिचर ई है, तो ई जो होगा पी इंटू सी होगा। क्या होगा, पी इंटू सी होगा। और इसको स्थिर रखना है, इसको क्या रखना है, स्थिर, कांस्टेंट कर दीजिए इसको। कांस्टेंट कर दीजिएगा, तो फिर क्या होगा, ई पी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब ई पी के प्रोपोर्शनल हुआ, तो आप जैसे इसमें x% का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करेंगे, वैसे ही आपको ई में भी क्या आएगा, ई में भी x% का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ जाएगा। ठीक ना, चाहे आप इसमें x% का इंक्रीजिंग करेंगे तो इसमें बढ़ाना पड़ेगा, चाहे आप इसको x% बढ़ाएंगे तो ए बढ़ेगा। तो आप इफ ए कीजिए या देन ए कीजिए, ठीक ना, दोनों तरफ से ट्रू है, इफ देन। ठीक, इफ देन इधर से भी पढ़ सकते हैं, इफ देन इधर से पढ़ेंगे तो इफ अगर x% बढ़ाना तो p को भी x% बढ़ाना पड़ेगा, अगर इधर से x% बढ़ाएंगे तो फिर ये x% बढ़ेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं। एक तो ये डायरेक्ट मेथड हुआ कि आप जहां भी देखेंगे दो क्वांटिटी प्रोपोर्शनल है, तो एक को जितना प्रतिशत बढ़ाइए डायरेक्ट कह देंगे, दूसरा भी उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा पीसी को सेकेंड अप्रोच है, आप पूरा एकदम कंसेप्ट से कर सकते हैं, एकदम पूरा जो मेथड होगा उससे आप कर सकते हैं। कैसे, यहां देखिए, आप ऐसे कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट हुआ आपका प्रोपोर्शनल रूल्स। सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड रूल है, ई जो होगा क्या होगा, P इंटू सी होगा। क्या होगा, P इंटू सी। ठीक ना, या आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिखिए, यहां प्राइस लिख दीजिए या कंजप्शन लिख दीजिए, और जो दोनों का प्रोडक्ट का क्या आएगा उसको क्या कहेंगे, हम सी कह देते हैं। क्या कहते हैं, सी कहते हैं। ठीक, अगर अगर ध्यान दीजिए, अगर प्राइस मान लेते हैं पी ही कर दे, अच्छा इसको मैं ऐसे बताऊं, इसको दो तरीका से लिख सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगा दूं या ऐसे ही चलिए इसको ऐसे ही करते हैं। अगर मान लीजिए x% तो लिखे हैं, चलिए इसको मान लेते हैं हम प्राइस पी ही है। क्या है, प्राइस पी है, ये तो फिक्स है, कंजप्शन सी है,
तो एक्सपेंडिचर क्या आएगा, P इंटू सी आएगा या नहीं आएगा। अगर प्राइस को आप x% इंक्रीज करते हैं तो ये क्या होगा, 100 प्लस x%/100 आएगा या नहीं आएगा, 100 प्लस x%/100। और P और C को तो कांस्टेंट रखना है, तो C को यही रहने दीजिए। P इंटू सी करेंगे तो P इंटू सी इंटू प्राइस इंटू कंजप्शन करेंगे तो 100 प्लस x/100 हो जाएगा। अब यहां देखिए, जो पहले आपका एक्सपेंडिचर था उसी में 100 प्लस x कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, PC इंटू 100 से 100 कैंसिल करेंगे तो यहाँ परसेंटेज में इसको बदल दीजिए, डायरेक्ट परसेंटेज में बदलेंगे तो इसको 100 प्लस x% लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, PC का 100% PC और प्लस का, अब तो डायरेक्ट यहाँ कर दीजिए, इतना परसेंटेज पढ़ चुके हैं तो इसमें क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं जब आप P में x% का इंक्रीजिंग किया है तो यहाँ E में भी क्या आया, x% का इंक्रीजिंग आया। अब इसका उल्टा भी यही होगा, अगर आप इसमें x% का इंक्रीज करना चाहते तो इसमें भी करना होगा। सेम डिक्रीजिंग के लिए भी होगा, क्या होगा, डिक्रीजिंग के लिए भी। ठीक ठीक, माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, तो चाहे ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। एक और मेथड है जो कि 3 यहाँ केस है, तीनों केस बताने के बाद उस समझ में आएगा, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं इसी पे क्या करता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ कंजप्शन फिक्स करके, ठीक ना। इसको मिटाता हूं मैं। जैसे में पहला क्वेश्चन है, पढ़िएगा सभी लोग। चीनी के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होने पे एक गृहिणी का खर्च 360 रुपया बढ़ जाता है। तो गृहिणी का पूर्व खर्च ज्ञात करें। गृहिणी का खर्च कितना प्रतिशत बढ़ गया, गृहिणी का खर्च कितना बढ़ा है। आपको इसमें एक ही चीज दिया गया है कि सॉल्यूशन देखिए, जो चीनी का प्राइस है क्या बढ़ा है, प्राइस 12.8% बढ़ गया, 12.8% बढ़ गया। अगर प्राइस इतना बढ़ा है, P इतना बढ़ा है, ये क्या बढ़ा है, P। डायरेक्ट आप ऐसे लिखे P इंटू सी इजकल टू E। ओके, अगर प्राइस इतना बढ़ा है 12.5, अगर ये 12.5% बढ़ा है तो इसमें भी कितना का इंक्रीजिंग होगा, 12.5% का ही इंक्रीजिंग होगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो जो पहले चीनी का पर खर्च था उससे 12.8% अधिक होगा। आप इसी परसेंटेज इसको आप लिख सकते हैं 1/8। तो हम ये कह सकते हैं इंक्रीजिंग के बाद ये कह सकते हैं, अगर पहले 8 यूनिट रहा होगा खर्चा तब कितना आएगा, 9 यूनिट आएगा। वही कहा गया 9 इतना हो जाती है वृद्धि होने के बाद। तो वृद्धि होने के बाद अगर 960 है, सॉरी 360 है, तो फिर पहले का खर्चा क्या होगा, पहले का 9 चौक 37, 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 40 है। तो 40 को आप अति कर, 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो ये क्या होगा 320। आपका आंसर ए, आपको ए आंसर आ जाएगा। कि क्या आंसर आएगा, पूर्व का खर्च हो गया, कितना प्रतिशत बढ़ा है तो इतना ही बढ़ेगा, क्योंकि P से E के प्रोपोर्शनल होगा। तो जितना P में बढ़ेगा उतना ही E में बढ़ेगा। गृहिणी का खर्च कितना बढ़ गया, तो गृहिणी का खर्च कितना बढ़ा है, देख लीजिए यहाँ 340 360 माइनस 320, पहले 320 था तो 40 हो गया, क्या हो गया 40 हो गया। तो आप ऐसे निकाल सकते, ठीक ना। एक तो ये मेथड डायरेक्ट है, दूसरा मैं और भी अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मेथड यूज कर लूंगा। तो एक तो डायरेक्ट ये इंक्रीजिंग रेशियो वाला लगा सकते हैं, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, बाकी फिर हम अलग मेथड यहाँ लगाएं। जैसे में यदि एक आयत की लंबाई इतना प्रतिशत कम कर दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल 20 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो पहले उसका क्षेत्रफल कितना था, तो यहां देखिए जैसे में देखिए आयत का
फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला ए इजकल टू लेंथ इंटू एल इंटू बी, यही होता है ना। ए इजकल टू एल इंटू बी होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब यहाँ देखिए जो बढ़ाया गया सिर्फ लंबाई को बढ़ाया गया, बी को तो सेम रखा गया, जो चौड़ाई है सेम है। तो यहाँ भी तो वही चीज है, जब चौड़ाई सेम है तो एल को आप जितना प्रतिशत बढ़ाएंगे ये उतना ही प्रतिशत बढ़ेगा। अगर इसको घटाएंगे तो घटेगा, इसको बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं अगर इतना प्रतिशत कम किया गया लंबाई में तो एरिया भी क्या आएगा, इतना प्रतिशत कम आएगा, जो पहले एरिया था उससे इतना कम आएगा। तो मैं इस मेथड से न करके डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मेथड लगाता हूँ। जैसे मैं अभी ए मान लेते रियल पहले ये था एल इंटू बी था, तो अब जो डिक्रीजिंग करने के बाद होगा वो कितना होगा, ए इजकल टू एल इंटू, इसका फ्रैक्शन देखिए क्या होता है 14.287%, इसका फ्रैक्शन 2/7 होता है। 2 क्या होता है 7 होता है। तो अगर 2/7 है, इतना प्रतिशत की कमी एल में करेंगे तो क्या होगा 5/7 इंटू बी। तो नया ए है, नया एरिया है, तो पहले और अभी में कितना का कमी है, कितना इकाई का कमी है, तो ए और ए यूनिट का कथी लगे, ए और ए का रेशियो ले लेंगे। तो एल बी रेशियो एल बी इंटू 5/7, डेट इज कह सकते हैं 7/5 आ जाएगा। क्या आएगा 7/5 आएगा। अब जो है 20 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो कमी कितना का हुआ है 2 यूनिट का हुआ है, और 2 यूनिट कितना है 20 है। तो पूछा क्या जा रहा है, उसका पहले का क्षेत्रफल क्या है, तो पहले क्षेत्रफल क्या है 7 है, तो 2 यूनिट का 1 है, तो 1 यूनिट का 10, तो 7 इंटू 10, दैट इज कह सकते हैं 70 वर्ग इकाई यूनिट स्क्वायर, या स्क्वायर यूनिट कर दीजिए, लीजिए इतना इकाई वर्ग, इकाई वर्ग। तो आप ऐसे जो एकदम कंसेप्ट है उसे ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा और ज्यादा कंसेप्ट लगाएंगे तो डायरेक्ट आप इससे कर सकते हैं, इसी अर्थी से आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखिए आप जानते हैं कि यहाँ आयत की लंबाई में जितना प्रतिशत का कमी होगा एरिया भी उतना ही प्रतिशत का कमी होगा। तो आप जानते हैं इतना का रेशियो 2/7 होता है। अगर पहले का एरिया 7 रहा होगा तो इतना प्रतिशत कमी होने के बाद 14.28% कमी होने के बाद का एरिया जो है ए डैश कह देते हैं, तो ये कितना होगा 7 में से 2 यूनिट कम होगा तो 5 हो जाएगा। अब यही जो है 2 यूनिट का वैल्यू जो है दिया गया है, 2 यूनिट का वैल्यू क्या है, 2 यूनिट का वैल्यू 20 यूनिट है, तो आपको निकालना है पहले 7 यूनिट का वैल्यू, इतना इकाई वर्ग, इतना इकाई वर्ग, ठीक, इतना इकाई वर्ग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आप जैसे बेसिक ज्यादा समझिएगा, बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो ये सब एक ही है, कोई अलग मैटर नहीं है, सारा एक ही है, बाकी बताने का तरीका अलग अलग है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ परसेंटेज का आप अलग अलग तरीका का कंसेप्ट लगा सकते हैं। कहेगा यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 वर्ग इकाई है, ठीक है, चलिए, यदि तो उसके आधार को अपरिवर्तित रखते हुए उसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि क्षेत्रफल 192 वर्ग इकाई हो जाए। देखिए समझिएगा, जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट, यही होता है ना, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बी इंटू एच, यही होता है। अब यहां आपको ये देखा गया है, एक एरिया पहले दिया गया है और कहेगा उसके आधार को परिवर्तित रखते हुए, अब मतलब आधार को फिक्स कर देना है, ये क्या कर देना है, कांस्टेंट कर देना है, स्थिर, स्थिर कर दिया गया है। उसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि क्षेत्रफल 192 हो जाए। अब ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम करेंगे तो इतना होगा। तो आप यहां देख सकते हैं जो एरिया है, त्रिभुज का एरिया, जब ए कांस्टेंट है ए भी कांस्टेंट है, एच के क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा, ये दोनों तो कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या है इसके प्रोपोर्शनल है। अब जितना प्रतिशत एरिया में कमी होगा उतना ही प्रतिशत एच में भी कमी होगा।
तो आप एरिया में कमी देख लीजिए कितना का है, 240 कमी जो है 240 रेशियो लेके भी कर सकते हैं 192। तो आप यहां से कह सकते हैं कितना होगा 8 आ जाएगा। ठीक, तो कमी प्रतिशत क्या होगा, कमी प्रतिशत 48 बाई 240 इतना पे हुआ इंटू 100%। ओके, इंटू 100%। अब यहां से जो है 100%, अब यहां से आप कर सकते हैं 1 0 से 1 0, 24 दूना 48, मतलब 20% का कमी। जितना एरिया में कमी होगा उतना ही क्या होगा, हाइट में भी कमी करना पड़ेगा, मतलब 20% का कमी करना पड़ेगा। ठीक, तो आप ऐसे कर लीजिए, या वो जो फार्मूला मेथड है उससे भी कर सकते हैं एरिया से। चलिए मैं वो मेथड फिर नेक्स्ट में बताता हूं। चलिए, जैसे मैं यहाँ देखिए, चीनी के भाव में 2 रुपये पर केजी कमी होने पे एक गृहिणी के खर्च में 5% की कमी आ जाती है। तो चीनी के भाव में परिवर्तन ज्ञात कर रहे हैं, बाकी जो सब है ये सब ज्ञात करना। चलिए, देखिए सबसे पहले अगर हम कहते हैं चीनी का अगर इनिशियल प्राइस पी है और कंजप्शन सी है और एक्सपेंडिचर ई है, कंजप पी है, तो अब एक खर्च करने के बाद जो होगा वो क्या होगा वो देखिए। अब यहां देखिए पहले कहा गया 5% कमी करना है खर्च में, इसमें 5% कमी करना है। अगर इसमें 5% कमी करेंगे तो ए ई क्या हो जाएगा, ए जो ई होगा 95% हो जाएगा। क्या होगा 95%, इसी को 95/100 लिख सकते हैं। तो इससे जो है चीनी के भाव में कितना 2, चीनी के भाव में 2 रुपये कमी करने से हुआ है। तो आप ये तो फिक्स ही है, कंजप्शन फिक्स ही है, तो पी क्या होगा, आप ये भी कर सकते हैं पी जो होगा ई बाई पी जो होगा फॉर्मूला होता है पी इंटू सी इजकल टू ई, तो आप यहाँ से पी कह सकते हैं ई बाई सी होगा, ई बाई सी। तो आप यहाँ से ए जो पी लेंगे ये क्या होगा ई इंटू 95% अपॉन सी, कंजप्शन सी। तो पहले का जो था आपको पी था, अब ए हो गया है। नहीं, एक मिनट, हमको निकालना है चीनी के भाव में परिवर्तन, तो भाव में परिवर्तन, अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ जो पी आएगा इसको आप कह सकते हैं ई बाई सी होगा। पहले इनिशियल जो था ये क्या है, ई बाई सी के इक्वल है। तो आप इसी को पहले अब एक पी डैश मान लेते हैं, ठीक ना, परिवर्तन होने के बाद पी डैश आया, तो पी और पी डैश कितना हो जाएगा रेशियो, ई बाई सी रेशियो ई बाई सी का 95%, ई बाई सी से ई बाई सी हट जाएगा, 100 इधर आ जाएगा, तो 20 इंटू 19 आ जाएगा रेशियो। मतलब पहले का और अभी के जो प्राइस का रेशियो 20 रेशियो 19 है। अब 20 रेशियो 19 है, तो भाव में कितना प्रतिशत का परिवर्तन आया है, तो यहाँ देख सकते हैं 1 यूनिट का कमी है, कितना का 1 यूनिट का, कितना पे 20 पे, 20 पे तो 100, 20 पंचे 100, 5% का क्या हुआ कमी हुआ, 5% का कमी हुआ। तो ये चीज बताने के लिए आप ये सब निकालना जरूरी है ही नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कहा गया है कि चीनी के भाव में परिवर्तन किया गया तो 5% का कमी आया है, किसी में खर्चा में। तो जो खर्चा में 5% का कमी आया है वो आपको कंजप्शन को फिक्स करके रखा गया है। तो जितना प्रतिशत का खर्चा में कमी आया वो कैसे आया होगा, वो प्राइस में 5% की कमी करने पे आया होगा। तो आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं यहाँ पे ई जो है पी के प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसमें 5% का कमी है तो फिर इसमें भी क्या होगा 5% का कमी ही ये करना होगा, इसमें भी क्या होगा 5% का कमी ही करना होगा। तो आप डायरेक्ट ये भी कह सकते 5% का वैल्यू 2 है, ठीक ना। तो ये सब करना इतना जरूरी है, बस आपको एक मेथड बताने के लिए मैं ये किया हूँ। अब दूसरा चीनी के पूरे एवं वर्तमान मूल्य ज्ञात करिए। अब कहा गया 2 रुपये पर केजी, तो जो 5% कम किया गया है ये कितना का वैल्यू है,
5% का वैल्यू 2 है, तो पहले जो आपको था चीनी का मूल्य वो क्या था, पहले जो मूल्य रहा होगा वो 100% रहा होगा, और 5% का वैल्यू इतना है तो 20 का क्या होगा, 20 इंटू 2, 40 रुपया हो जाएगा। अगर 5% का वैल्यू 2 है तो 100% का 40 रुपया। और जो है कमी करने के बाद पूर्व एवं वर्तमान मूल्य, कमी करने के बाद जो प्राइस होगा क्या होगा, 95% हो जाएगा। तो ये जो होगा 5% का 2 है तो 19 इंटू 2 लिख सकते हैं, 19 इंटू 5%, मतलब 38 हो जाएगा। इसी में आप 2 यूनिट कमी कर दीजिए ना पर केजी पर, तो इतना रुपये पर केजी हो जाएगा, इतना रुपये पर केजी हो जाएगा। तो ये हमारा पहले का प्राइस अभी के प्राइस में अंतर आ गया। गृहिणी के पूर्व खर्च एवं वर्तमान खर्च बताइए। तो देखिए पूर्व खर्च वर्तमान खर्च बताना नहीं है, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं खर्च में भी 5% का कमी आएगा, आएगा या नहीं आएगा, हाँ आएगा। अच्छा अच्छा, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है, तीसरा नंबर है और तीसरा का दोनों है। यदि गृहिणी के खर्च में 10 रुपया का परिवर्तन आया है, अब इसको मैं मिटाता हूं, ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए यहाँ जो है, यहाँ जो है ई जो है पी के प्रोपोर्शनल है, पी में जब 5% का क्या किया गया, कमी किया गया है, तो इसमें भी क्या गया, 5% का कमी आएगा। अब कहा गया गृहिणी के खर्च में 10 रुपया का परिवर्तन आया, तो इसका मतलब में क्या है, इसी 5% का वैल्यू 10 रुपया है, परिवर्तन 5% का ही आया है ना। अब इसके अनुसार आपको बताना गृहिणी के पूर्व खर्च एवं वर्तमान खर्च। तो पूर्व खर्च अगर ई हम कहते तो ये क्या होगा 100%, और 20 इंटू 10 डेट इज 200 रुपया, ओके। और ई के बाद ई डैश मतलब वर्तमान में क्या होगा, 5% कम हो जाएगा, 95%, 19 इंटू 5% मतलब 10, 190 रुपया हो जाएगा, 190 रुपया। गृहिणी का खपत बताइए। तो देखिए रेट आप पहले निकाल चुके थे, पहला रेट था, इसके अनुसार रेट क्या था, इसके अनुसार आपको रेट आया था, रेट 20 रुपये पर केजी, नहीं 40 रुपये पर केजी, 40 रुपये पर केजी। और इसके अनुसार रेट आया था आपको पी डैश 38 रुपये पर केजी। तो मुझे चाहिए खपत चाहिए, तो खपत क्या होगा वो देखिए, खपत का फॉर्मूला क्या होगा, ई बाई पी, और यहां से हम खपत निकाल सकते हैं 200/40 मतलब 5 केजी। ये हुआ सी डैश मतलब बाद वाले क्या है, एक्सपेंडिचर 190 है, और पी डैश है 38। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं 19 दूना 5 के, सॉरी 19 दूना 38, 5 के। तो खपत तो दोनों सेम ही होगा, क्योंकि खपत गृहिणी की खपत बताइए, दोनों ये बात कीजिए पहले, दोनों सेम ही आना है क्योंकि खपत फिक्स रखा गया। तो आप ये निकालिए बस सेम ही, इसमें पूछा भी नहीं गया है पहले का खपत अभी, क्योंकि दोनों खपत सेम ही होगा, ठीक। तो ऐसे आप कर सकते हैं। इसमें आपको एक से समझने का जरूरत है, इसे आपको समझ लीजिए, मैं मिटा रहा। जैसे में ई जो है, चलिए इसी में मैं बता दे रहा हूं, ठीक। ई जो है, ई जो है P इंटू सी होता है, P इंटू सी। आपको अगर ये दोनों दिया जाएगा तो ये निकाल लेंगे, इसमें से कोई दो दिया जाए तो आप तीसरा निकाल लेंगे। आप इसी को P निकालने के लिए कर सकते हैं ई बाई सी, इसी में आपको अगर C निकालना है तो कर सकते हैं ई बाई पी, ई बाई पी। ऐसे कर सकते या नहीं कर सकते बताइए। ये तीन फार्मूला एक ही फार्मूला है, आपको P निकालना है तो ये, C निकालना है तो ये कर सकते हैं। ये तीन फार्मूला याद आप रखिएगा, तीन याद क्या एक ही रखना है,
इसी फॉर्मूला से कोई भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जैसे में देखिए अब जो कहा गया है कीमत को स्थिर रखा गया है, इस फॉर्मूला में क्या किया गया है, इसको स्थिर रख दिया गया, पी को स्थिर रख दिया गया, कांस्टेंट कह सकते हैं इसको। अगर ए कांस्टेंट है तो जब ए कांस्टेंट होगा, सॉरी यार, ए अगर कांस्टेंट होगा तो आप सी में, सी क्या होगा, ई के प्रोपोर्शनल होगा, सी जो होगा ई के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो फिर भी जहां भी दो क्वांटिटी प्रोपोर्शनल में है तो वो रूल आपको ध्यान रखना है, एक को जितना प्रतिशत बढ़ाएंगे दूसरा भी उतना ही प्रतिशत बढ़ेगा, एक को जितना प्रतिशत घटाएंगे दूसरा भी उतना ही प्रतिशत घटेगा। तो अगर आप इसको x% बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ई में भी क्या होगा, x% का इंक्रीजिंग आएगा, क्या आएगा, x% का इंक्रीजिंग आएगा। अगर आप x% घटाते हैं तो इसमें भी क्या आएगा, x% घटेगा। चाहे आप उल्टा भी करना होगा आपको, मान लीजिए आपको प्राइस को सेम रखते हुए कंजप्शन को x% कम करना होगा, क्या है, कम करना होगा, तो फिर ई को x% कम करना है। तो इधर से दोनों तरफ से ट्रू है, ठीक ना। इफ देन, देन इफ देन, इफ देन, इधर से पढ़िए तो ये, इधर से पढ़िए तो ये आना है, ठीक। एक तो डायरेक्ट मेथड हुआ। दूसरा हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक ना। हमको निकालना क्या है, कीमत स्थिर रखा गया है। जब कीमत स्थिर रखा गया है तो ई जो होगा क्या होगा, P इंटू सी। अब कंजप्शन में अगर चेंज किया जाएगा तो ई में भी तो चेंज आना ही है, तो ई इंटू हम सी डैश कर देते हैं। तो मुझे ई और पहले का ई और अभी के ई में चेंजिंग निकालना हो, परसेंटेज निकालना हो, तो डायरेक्ट आप रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, सी रेशियो सी डैश आएगा। तो जो रेशियो यहाँ कंजप्शन का है वही रेशियो किसका है, एक्सपेंडिचर का भी है, सॉरी हाँ एक्सपेंडिचर ही होगा ना, हाँ एक्सपेंडिचर ही होगा। जो रेशियो कंजप्शन का है वही रेशियो एक्सपेंडिचर का भी है, तो फिर यहाँ से तो कह ही सकते हैं सी ई के प्रोपोर्शनल होता है। तो आप ऐसे रेशियो मेथड भी लगा के निकाल सकते हैं। तो आपको ए जब भी पूछा जाए डायरेक्ट आपको ये याद रखना है, प्रोपोर्शनल के केस में एक को जितना प्रतिशत बढ़ाएंगे दूसरा भी उतना ही प्रतिशत बढ़ेगा, ठीक। चलिए देखिए आगे, क्वेश्चन देखिए जहाँ क्लियर होगा, वही क्वेश्चन सब है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज है। चीनी के खपत में 12.5% की कमी करने पे गृहिणी के खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। अब जो है खपत में कमी किया गया है, आप ये बताइए, अगर चीनी का मूल्य फिक्स है, प्राइस फिक्स है, 40 पर केजी फिक्स है, आप एक महीना में 5 केजी खाते हैं, फिर अगले महीना में 6 केजी खाएंगे, अगले महीना में 7 केजी खाएंगे, तो जैसे जैसे खपत बढ़ाएंगे वैसे आपका चीनी पे जो खर्चा आ रहा पर मंथ का वो बढ़ते जाएगा। अगर चीनी का खपत कम करेंगे तो चीनी पे जो खर्चा है वो भी कम होता जाएगा। तो इसी चीज को आपको समझना है। चलिए देखिएगा, तो डायरेक्ट यहां कह सकते हैं खपत में किया गया नहीं, कितने पर खर्च, तो ई जो होगा एक्सपेंडिचर जो होगा प्रोपोर्शनल टू सी होगा। तो आप इसको 12% कमी कर रहे, 12.5% कमी कर रहे हैं, तो इसमें भी यही आएगा, 12.5% का कमी ही आएगा, क्या आएगा, कमी ही आएगा। बस एक लाइन का आंसर कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जो क्वेश्चन थोड़ा होगा भारी मैं बताऊंगा उसको थोड़ा बढ़िया से, ये तो सिंपल था। चलिए उसी में अब डाटा अलग अलग फिट किया गया है, जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वो सारा टाइप में लेके आया, ठीक ना। कि चीनी के खपत में 12.5% का कमी करने पे खर्च इतना प्रतिशत, तो इतना हो जाता है 147 हो जाता है। तो जब 12.5% का कमी किया गया है किसमें, सी में, ऐसा कीजिए
ई जो है सी के प्रोपोर्शनल है, तो इसमें क्या किया गया, 12.5% का कमी किया गया। ओके, तो इसमें कमी करेंगे तो इसमें भी क्या आएगा, 12.5% का कमी आएगा। और कमी करने के बाद इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 147 हो जाता है। तो हम एक 100 माइनस इतना कर दीजिए, या इसी को फ्रैक्शन मेथड से कर लीजिए। फ्रैक्शन मेथड से क्या होगा, 12.8 किसका होता है, 12.8 1/8 का होता है आई थिंक। हाँ, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/8 होगा। 25 पचे और 25 चौका 25 चौका, हाँ ठीक है ठीक है, 1/8 होता है। अब इतना प्रतिशत का कमी होगा तो मैं कह सकते हैं पहले 8 रहा होगा तो अब क्या होगा, 7 यूनिट होगा। पहले अगर 8 खर्चा होगा तब क्या होगा, 7 होगा। और वही दिया जाता है, 7 है खर्चा 7 हो जाता है। इस 7 यूनिट का वैल्यू दिया गया है। तो गृहिणी का पूर्व खर्च क्या है, पूर्व खर्च क्या हुआ, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हुआ, 21 हुआ। तो दूसरा यूनिट का 8 × 8 × 16 इतना रुपया हो जाएगा, ठीक ना। तो जब आपको 7 यूनिट का वैल्यू दिया गया है तो 1 यूनिट का निकाल के 8 यूनिट का निकाल लेंगे। डायरेक्ट आप परसेंटेज से भी कर सकते हैं, जो इतना परसेंटेज कमी करेंगे तो 100 माइनस 12.5 कीजिए और उसका वैल्यू दिया गया है, फिर 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। ये तो परसेंटेज का कंसेप्ट है, 100% माइनस 12.5%, ये कितना आएगा, 147 आएगा। तो ये हम कह सकते हैं 1288, ये क्या कह सकते हैं 87.5। तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए आप। इंटू 100, यहाँ से आपको डायरेक्ट ये आ जाएगा, ये भी कर सकते हैं। तो सेकेंड अप्रोच है, ठीक ना। ये परसेंटेज का अलग कंसेप्ट है, इसका कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, ठीक। चलिए, एक गृहिणी चीनी के खर्च को इतना प्रतिशत बढ़ाने के लिए अपनी खपत को 800 ग्राम बढ़ा देती है। तो वर्तमान खपत पूर्व का ये सब निकालना, ठीक है। डायरेक्ट आपको देखना है गृहिणी के खर्च इतना बढ़ाना है तो खपत में कितना है, 800 ग्राम कमी करना हुआ। प्राइस के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया, मतलब प्राइस जो पहले था वही अभी है, प्राइस को फिक्स रखा गया है। तो जितना प्रतिशत का कमी खपत में होगा उतना ही, सॉरी, जितना प्रतिशत का वृद्धि खपत में होगा उतना ही प्रतिशत का वृद्धि क्या होगा, खर्च में आएगा। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं ये जो खर्च में किया गया है, खर्च में P इंटू से, खर्च में जो है 12.5%, 12.5% का वृद्धि किया गया है। तो एक खपत में भी इतना ही का वृद्धि होगा, खपत में भी इतना ही प्रतिशत का वृद्धि होगा। और इसका वैल्यू जब इतना का वृद्धि है तो कितना बढ़ता है, 800 ग्राम बढ़ता है। और यही दिया गया है 800 ग्राम है, क्या है 800 ग्राम। इतना प्रतिशत कमी होगा तो एक किसके इक्विवेलेंट है, 800 ग्राम कमी होगा उसके इक्विवेलेंट है। अब वही निकालना है, वर्तमान एवं पूर्व खपत ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान में खपत निकालने के लिए आप इसको फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं, इसका फ्रैक्शन यूज कर लीजिए, ठीक ना। फ्रैक्शन से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि फ्रैक्शन पढ़े हुए हैं। तो यहाँ से 1/8 होगा, ठीक ना। अगर वर्तमान में 8 होगा, प्रेजेंट में 8 होगा, तो कमी करने बढ़ाने के बाद क्या होगा, 8 से 1 यूनिट बढ़ जाएगा, 9 होगा। और इसी बढ़ाने के बाद जो 9 यूनिट का वैल्यू है अचानक इतना बढ़ जाता है, ठीक ना। हाँ, तो 1 यूनिट का वैल्यू दिया गया, 1 यूनिट बढ़ा है और 1 यूनिट का वैल्यू दिया गया 800 ग्राम है, ठीक। तो कहेगा वर्तमान खपत क्या है, 9 है। तो 9 का वैल्यू क्या होगा, 9 × 7200 ग्राम। और इसी को आप लिख सकते हैं 7.2 kg, ओके। और इसका होगा 8 × 64, 64 मतलब 6.4 kg, 6.4 kg। तो ये हमारा हुआ पहला क्वेश्चन। अब उसी का दूसरा स्टेप, यदि उसका वर्तमान खर्च 288 रुपया है, अगर वर्तमान खर्च 288 रुपया है तो चीनी का दर बताइए। चीनी का दर मतलब क्या रेट है, क्या प्राइस है, वो बताना है। इसको मैं मिटाऊंगा, इसका यूज भी होगा, ठीक ना। इसको मिटाता हूं, उसका यूज होगा, ठीक।
यहां देखिए, अगर वर्तमान खर्च 288 है तो 288 कितना का खर्च है, E इक्वल टू P इंटू सी। ठीक, ये जो दिया गया आपको वर्तमान खर्च अगर कह देते 288 है, और इसका जब वर्तमान में खर्च कितना हो रहा है 7.2 kg, 7.2 kg, तो ये प्राइस निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, E/P करना होगा। मतलब 288 बाई 7.2। ओके, तो ये ऊपर चला जाएगा नहीं, 10 2880 बाई 7.2। ओके, अब यहाँ देखिए 8 दूना 16 2 18, हाँ कट जाएगा। इसको डायरेक्ट ऐसा कीजिए ना, 7 की 7 चौक 28, 4 पे कट जा रहा है 40, तो प्राइस क्या हो गया 40 पे पर केजी हो गया, 40 पे पर केजी हो गया। ठीक, तो ये हमारा आपको ये दिया गया है, वर्तमान खर्च दिया गया है, कंजप्शन ना आप निकालिए तो प्राइस निकाल लीजिए। पूर्व का प्राइस क्या होगा, यही होगा, क्योंकि प्राइस में कोई अथी नहीं है, चेंजेस नहीं है। ठीक, चलिए अब देखिए, मैं यहां दो चीज बता चुका, मैं E इक्वल टू P इंटू सी में, P इंटू सी में एक बार C को फिक्स रख के E और P में क्या रिलेशन है वो बता चुका हूं, फिर एक बार P को फिक्स रख के E और C में क्या रिलेशन है वो बता चुका हूं। अब हम ये चाहते हैं, जब ये दोनों को एक एक बार फिक्स रख के E में चेंजेस देखें, हम ये चाहते हैं कि हम E को फिक्स रहना चाहते हैं, जो पहले ही वो अभी E होना चाहिए। तो इसमें इस दोनों में क्या रिलेशन आएगा वो देखना है आपको, इस दोनों में क्या रिलेशन आएगा। अगर इसको बढ़ाते तो इसको घटाना पड़ेगा, इसको घटाते इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्या आएगा वो देख रहे हैं आप। ठीक है ना, मतलब दो को स्थिर रखकर तीसरा देखेंगे। तो इसमें व्युत्क्रमानुपाती का रूल लगता है, तो वो आप समझ लीजिए पहले। अगर मान लीजिए हम कहते हैं ए जो है बी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो आप यहां कह सकते हैं ए जो होगा के इंटू बी होगा, कह सकते हैं या नहीं, कह सकते हैं। अब यहां देखिए, अगर आप बी में चेंज करेंगे, मान लीजिए ए है, ये है, अब बी कहते बी डैश न्यू लेट, अगर बी में चेंजेस करके आप लाना चाहे बी डैश के तो फिक्स ही रहेगा, तो नया ए डैश हो जाएगा एक बार। तो ए और ए डैश में रेशियो नहीं देखना है आपको, ए और ए डैश में, हाँ चलिए, अगर ए और ए डैश में रेशियो देखेंगे तो क्या आएगा पता है, के बाई बी रेशियो के बाई बी डैश, डेट इज ए रेशियो ए डैश, ये क्या होगा बी डैश रेशियो बी। जो आपको यहां क्या होगा, जो ए में जो रेशियो है बी के उल्टा रेशियो के इक्वल है, बी के क्या आएगा उल्टा रेशियो के इक्वल आएगा। तो हम डायरेक्ट अगर मान लीजिए बी में चेंजेस करने पे, बी में चेंजेस करने पे ए में क्या चेंज होगा, तो इस व्युत्क्रमानुपाती के केस में हम क्या करेंगे, बी का जो रेशियो आएगा उसी का उल्टा करेंगे, वही रेशियो ए में आएगा, क्या आएगा ए में आएगा। चाहे अगर ए में चेंजिंग करने पे, ए में चेंजिंग करने पे बी में क्या चेंजिंग आएगा ए निकालना है, तो डायरेक्ट हम ए के रेशियो लेके उसका उल्टा करेंगे, तो हमारा बी का रेशियो आ जाएगा। ठीक ना, एक क्वेश्चन पर ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक बढ़ाएंगे जितना प्रतिशत दूसरा में उतना प्रतिशत बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, इसमें उल्टा रेशियो चलता है, व्युत्क्रमानुपाती का केस, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। ठीक, चलिए तो हम आगे देखते हैं। अब यही लागू होता है जब खर्चा स्थिर होगा तब। ठीक, जब खर्च स्थिर होगा आपको ए फिक्स रखना है, कांस्टेंट। ए अगर कांस्टेंट रखना है तो पी और सी में क्या रेशियो आएगा ए बताना है। अगर इसमें x प्रतिशत कमी कीजिए वृद्धि कीजिए, इसमें भी x प्रतिशत कमी कीजिए वृद्धि कीजिए, उसमें क्या चेंजेस आएगा वो देखिए। मान लीजिए कुछ भी चेंजेस करने पे मान लेते पी डैश है, क्या है पी डैश है, और ये क्या आएगा सी डैश आएगा। ठीक ना, अगर
हम P को P डैश करते हैं तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं, ऐसा कीजिए ना, ऐसा कीजिए, इसको मैं ऐसे बता दूं, चलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, P इजकल टू ई बाई, सुनिए इस मेथड को तो मैं आगे बताऊंगा ही, ये मेथड आगे बताऊंगा ही, मैं बताना चाहता हूं आपको। हाँ फार्मूला मेथड भी चल सकता है। किस तरीके से बताऊं बेटर होगा, मैं ये सोच रहा हूं। सुनिए इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं, P इजकल टू ई बाई सी, ठीक। अगर मैं ई को सेम रखना है, आपको मान लीजिए 50 पे चीनी पे प्रत्येक महीना में खर्च करते हैं, ठीक ना, चीनी पे 50 रुपये प्रत्येक महीना खर्च करते हैं। अगर आपको अगले महीना में 1 kg ज्यादा चीनी खाना है, क्या करना है, 1 kg ज्यादा चीनी खाना है, और 50 रुपया में ही खाना है, तो आपको क्या करना होगा, प्राइस कम करवाना होगा, चीनी जो आप ले रहे हैं वो प्राइस कम करवाना पड़ेगा। या फिर एक और चीज समझिए, आप 50 पे प्रत्येक महीना चीनी का खर्च रखना चाहते हैं, और प्राइस जो है चीनी का बढ़ गया, मान लीजिए 10 पे पर केजी था, 10 पे से 15 रुपये पर केजी हो गया, तो उसी 50 पे में आप क्या खाएंगे, आप कम खाना पड़ेगा। अगर 50 रुपये खर्चा रखना है तो पहले 10 रुपये केजी से 5 kg आप खाते थे, अब जो है 15 रुपये केजी से कितना खाएंगे, कुछ कम जाएगा, 50/15 होगा, जो कि कैंसिल होने के बाद जो भी आएगा तो कम आएगा। तो जब आपको एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, प्राइस बढ़ाएंगे तो कंजप्शन कम करना पड़ेगा, अगर कंजप्शन घटाएंगे तो, सॉरी प्राइस कम करेंगे तो कंजप्शन बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए। तो यही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस है, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसा करते हैं, अगर नया हम देखते हैं, मान लीजिए एक्सपेंडिचर ही रखना है और कंजप्शन हम कहते हैं सी डैश, एकदम कंजप्शन में चेंज कर दिए, तो यहाँ प्राइस में भी चेंज आ जाएगा, तो पहले का पी अभी का पी का रेशियो देख लीजिए, सेम वही है, इसमें कोई बहुत बड़ा तोप है नहीं, वही चीज है। तो ये जो प्राइस का रेशियो है कंजप्शन का रेशियो का उल्टा आता है, या कह सकते हैं कंजम्पशन का जो रेशियो है प्राइस के रेशियो का उल्टा आएगा, ठीक ना, इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए मैं इस पे क्वेश्चन कराता हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा, 1 मिनट, बहुत ज्यादा मैं क्वेश्चन को पढ़िए, बता रहा हूँ बहुत ज्यादा गर्मी है। चलिए देखिएगा, हमको अब जो करना है, मूल्य में कमी बेसी करने पे और एक्सपेंडिचर को सेम रखना, प्राइस में क्या कमी बेसी आएगा, या प्राइस में कमी बेसी करने पे एक्सपेंडिचर में क्या, सॉरी कंजप्शन में क्या कमी बेसी आएगा, ये करना है, ठीक ना। सबसे पहले हम ये कह देते हैं, यहाँ पे रेशियो है 33.1/3% है,
तो ये क्या है 1/3 हो जाएगा। चलिए क्या है, इतना प्रतिशत के वृद्धि करने पे एक गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। अगर मैं कहता हूं निकालना क्या है, खपत में कितना प्रतिशत का कमी बेसी करना है, तो खपत में अगर खपत में इतना प्रतिशत का मूल्य में इतना प्रतिशत कमी करेगा, तो हम ये कहते हैं अगर पहले का मूल्य 3 रहा होगा और इतना प्रतिशत कमी करने के बाद पी डैश क्या होगा 3 - 2, ये हो जाएगा। होगा या नहीं होगा। अब इसी का जो रेशियो का उल्टा होगा वो क्या होगा, कंजप्शन का होगा। आपको खपत का ही तो निकालना है, कंजप्शन क्या होगा। अब यहाँ सी डैश और यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, तो यहाँ तो 3 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। जो पहले का प्राइस था और बाद वाले प्राइस का जो रेशियो है 3:2, यही रेशियो बाद वाले कंजप्शन का और पहले वाले कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा। तो मुझे कहा गया है खपत में कितने प्रतिशत का कमी आएगा, तो खपत में देखिए यहाँ पहले ये था अब ये है, वर्तमान वाला ये है, तो 1 यूनिट का कमी कितना पर है, सॉरी 2 पे वृद्धि है, सॉरी क्या है वृद्धि है, चेंजेस निकालना वृद्धि है और 2 पे है, तो 100% मतलब 50% कह सकते, ठीक क्या कह सकते हैं 50%। इस चीज को आपको एक केस समझ लीजिए, या डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं करके आप ऐसे कर सकते हैं, समझिए थोड़ा ये भी मेथड बढ़िया है। पी दिया गया है, सी दिया गया, ई दिया है, सभी में सब लगा सकते हैं, ठीक। अगर 33 पॉइंट यहाँ देखिए 33 1/3% है, इसका वैल्यू क्या होगा 1/3। अगर हम इनिशियल प्राइस कहते 3 है तो कमी करने के बाद क्या होगा 2 हो जाएगा, कमी करने के बाद 2 हो जाएगा। और ये जो एक्सपेंडिचर है सेम ही रखना है, जो यहाँ है वही यहाँ भी है, तो हम ये कह सकते हैं सी जो होगा E/3 होगा और यहाँ जो सी होगा E/2 होगा, यहाँ जो सी होगा क्या होगा E/2 होगा। तो जो आप यहाँ रेशियो देख सकते हैं सी का रेशियो यहाँ क्या आएगा E/3 रेशियो E/2। एक्सपेंडिचर यहाँ भी ई है यहाँ भी ई है, सेम है, तो एक 2:3 आ गया। पहले 2 यूनिट खर्च करता होगा तब 3 यूनिट खर्च करेगा उतना ही खर्चा में, तो क्या 1 यूनिट का क्या है वृद्धि है, कितना पे 2 पे, तो इंटू 100%, डेट इज 50% वृद्धि करना होगा। तो आपको जब चीनी का मूल्य 33 1/3% कम हो गया है, तो पहले ही जितना खर्चा करने के लिए आपको जो आप खपत कर रहे हैं उसमें 50% बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर पहले 2 kg खाते थे तब 3 kg खाना होगा, पहले अगर 4 kg खाते थे तब 6 kg खाना होगा, पहले अगर 10 kg खाते थे तब 15 kg खाना पड़ेगा, ठीक ना, वही खर्चा रखने के लिए। चलिए और भी मैं देखते हैं क्वेश्चन आगे। क्या चीनी के मूल्य में कमी होने के कारण एक गृहिणी अपने खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत को इतना प्रतिशत बढ़ा देती है, तो चीनी के मूल्य में निकालना है। आपको मूल्य के लिए क्या दिया होना चाहिए, आप ये डायरेक्ट फार्मूला पे भी कर सकते हैं। मूल्य के लिए E/P, यहाँ तो ई और सी कुछ दिया नहीं गया, हम मान लेते पहले ई खर्च करता था सी कंजप्शन, तो प्राइस क्या होगा E/C। अब कहा गया इतना प्रतिशत बढ़ा दिया गया है, तो 16 2/3%, 16 48 2 50/3 इंटू 100, डेट इज 1/6, 1/6। तो ये आपको इसका परसेंटेज वैल्यू है। अब इसी में नया पी आप अगर देखना चाहे, जब इतना प्रतिशत बढ़ा दिया गया, किसको बढ़ाया गया है खपत को, तो नया पी डैश जो आएगा E/C को बढ़ाइएगा तो क्या होगा 7/6 होगा, 7/6 होगा। तो पहले और अभी का जो रेशियो होगा वो निकाल लीजिए, जिसे थोड़ा आसान हो जाएगा निकालना। तो E/C तो हट जाएगा, 6/7 आएगा, तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 7/6 होगा, क्या होगा 7/6 होगा। अब यहाँ देखिए 1 यूनिट का कमी आया है, 1 यूनिट का कमी है, कितना कैप पे कमी है ये देखिए
1 यूनिट का कमी 7 पे कमी है, और इसका जो परसेंटेज वैल्यू होता है 14 1.7 होता है, नहीं 14 7 98, हाँ हाँ ठीक है, 14 1/7% इसका परसेंटेज वैल्यू। तो यहाँ हुआ क्या अगर आप अपन खपत को बढ़ाएंगे, खपत आप इतना प्रतिशत बढ़ाएंगे तो प्राइस आपको इतना प्रतिशत कम करवाना पड़ेगा। पहले अगर आप 7 खरीदते थे तब 6 रुपये पर केजी खरीदना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, खर्चा को एक जैसा मेंटेन रख सकते हैं, ठीक ना, सेम रख सकते हैं। तो चाहे एक कीजिए बात सेम ही है, चाहे कॉलम वाला मेथड लगा लीजिए, कॉलम वाला मेथड भी बढ़िया। चलिए यहाँ कॉलम वाला भी बता देते हैं। इसी को देखिए, सब मेथड एक ही है, बस थोड़ा लिखने का अलग अलग तरीका है, इससे लगता है कि ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, ठीक ना, बाकी सब में सेम ही कंसेप्ट लग रहा है, ठीक। जैसे यहाँ देखिए इसका जो रेशियो है 50/3 मतलब 1/6 होगा, ओके। 48 जो 50/100 1/6। अगर आप कहते हैं P इतना प्रतिशत बढ़ा है, अगर पहले 6 रहा होगा तब क्या होगा, 7 होगा। अगर पहले 6 रुपये पर केजी होगा तब 7 रुपये पर केजी होगा। और एक्सपेंडिचर तो सेम ही है, यहाँ भी ई है यहाँ भी ई है, तो यहाँ जो कंजप्शन आएगा E/6 होगा, और यहाँ जो कंजप्शन आएगा क्या आएगा, E/7 होगा, E/7 होगा। अब कंजप्शन का जो रेशियो होगा C, इसको हम C' कह देते हैं, ठीक ना, अभी जो है C' कह देते हैं इसको, चलिए C' और इसको C मान लेते हैं। तो फिर तो 7 यही आएगा, 6 ही आएगा। तो 7 पे 1 यूनिट का कमी डेट इज 100% करेंगे तो 14 7 98 1/7% का कमी करना पड़ेगा, ठीक। तो ऐसे कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, क्या क्या दाल के भाव में इतना प्रतिशत वृद्धि होने पे खर्च अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में इतना कमी कर देती है, तो बताए खपत में क्या कमी हो। देखिए डायरेक्ट बना सकते हैं आप, जैसे P है, C है और E है, ठीक। अगर इसमें कहा जाए 14 2.7 इतना पर, ये क्या है 2/7% का परसेंटेज वैल्यू है, 2/7 का परसेंटेज वैल्यू है। तो आप यहाँ एक कह सकते हैं भाव में इतना वृद्धि किया गया, मतलब पहले अगर 7 था तब क्या है 9 है। अगर डायरेक्ट आपको खर्चा उतना ही रखना है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं अगर C 9 होगा तो P क्या होगा 7 होगा। मैं पहले भी बताया कि आपको अगर खर्चा को सेम रखना है तो जो प्राइस का रेशियो होगा, वो कंजप्शन के उल्टा रेशियो के बराबर होगा। अगर ये 7 9 है तो यहाँ 9 यहाँ 7 होगा, देखिए तभी तो 9 7 63 होगा। ये लिखा है ना, P होगा क्या होगा C के इक्वल होगा, ये बताए। तो क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस है, तो इसमें सभी जगह से ही चलेगा। अब यहाँ कहा गया कमी कितना का किया गया कंजप्शन में, 2 यूनिट का, और ये 2 यूनिट का वैल्यू दिया गया है, 2 यूनिट का वैल्यू 0.3 kg, ठीक। तो बताए खपत में कितने प्रतिशत का कमी हुआ है। अच्छा प्रतिशत निकालना तो इसके लिए तो जरूरत है नहीं है अभी, खपत में प्रतिशत निकालना है तो इसके लिए 2 यूनिट का कमी प्रतिशत निकालना है। 2 यूनिट का कमी कितना पे 9 पे इंटू 100, ठीक। तो ये 1/9 का जानते हैं 11.11 तो 22.22 कह सकते हैं। इतना प्रतिशत का क्या होगा कमी करना पड़ेगा, ठीक, कमी करना पड़ेगा। चलिए अगर फिर यही दूसरा क्वेश्चन निकालना है, 2 यूनिट का कमी हुआ है। अब इस 2 यूनिट का कमी होने पे कितना, ये 2 यूनिट का वैल्यू जो दिया गया आपको 0.3 kg दिया गया, इतना ही रियल में इतना कमी है। अगर रेशियो में आप देखेंगे इतना कमी है, तो आपको पूर्व खपत एवं वर्तमान खपत, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 0.3/2, तो पूर्व खपत की इस ए आ जाएगा 9 × 0.3/2 kg, और वर्तमान खपत आ जाएगा 7 × 0.3/2 kg, ये आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आसानी से निकल जाएगा।
ये तो हो चुका है। चलिए देखिए, सरसों के तेल के भाव में 12 रुपये पर लीटर वृद्धि करने पे एक गृहिणी अपने खर्च को परिवर्तित रखने के लिए खपत में इतना प्रतिशत की कमी कर देती है, तो बताए भाव में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। चलिए देखिएगा, सबसे पहले यहां देखिए किसमें कमी, भाव में क्या किया, वृद्धि किया गया है, और खर्च को परिवर्तित रखना है तो फिक्स है कि जो कंजप्शन है, जो कंजप्शन है उसको कम करना पड़ेगा। जब यहाँ वृद्धि हुआ तो वहाँ कम करना पड़ेगा, और वही कम रियल परसेंटेज में दिया गया इतना प्रतिशत है, ठीक ना। तो इतना प्रतिशत का कमी आप ये कह सकते हैं, बताए भाव में कितने प्रतिशत का वृद्धि आया है। तो ये रियल, जब प्रतिशत निकालना है तो रियल वैल्यू से तो मतलब ही नहीं है। ये 1.3 वो प्रतिशत है, इसको हम लिख सकते हैं 8 1/3%। 8 3 24 1 25/3 इंटू 100, 1/25 चौका 100, 4 3 12, ठीक, 1/12, ठीक है ना। 8 24 1 25/3, 4 3 12, हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू ये आ गया। हम डायरेक्ट कहते हैं अगर खर्च का परिवर्तित रखने के लिए इतना प्रतिशत कमी कर दे तो बता भाव में कितने प्रतिशत का वृद्धि आएगा। तो अगर हम कंजप्शन में इतना का कमी है, पी सी ए इतना प्रतिशत कमी है, अगर पहले 12 था कंजप्शन तो अब क्या होगा, 11 होगा। तो हमको एक्सपेंडिचर तो सेम रखना है दोनों केस में, तो यही प्राइस में क्या होगा, पहले 11 होगा तब क्या होगा, 12 होगा, पहले 11 होगा तब क्या होगा, 12 हो जाएगा। तो भाव में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो यहाँ देखिए 1 यूनिट का वृद्धि हुआ कितना पे, 11 पे। तो वृद्धि प्रतिशत निकालिएगा, 1/11 का वृद्धि प्रतिशत निकालिएगा तो ये जो आ जाएगा 11×99 और 0.9% क्या होगा, कमी आ जाएगा, वृद्धि आ जाएगा, ठीक। फिर बताइए दूसरा, तेल के प्रारंभिक मूल्य वर्तमान मूल्य क्या है। आप यहां समझ सकते हैं 12 रुपये पर लीटर वृद्धि हुआ है, तो ये जो वृद्धि है यहाँ कितना है, 1 यूनिट वृद्धि है, और इस 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 12 है, 12 है। तो प्रारंभिक मूल्य वर्तमान मूल्य, प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, 11 × 12, और वर्तमान मूल्य क्या होगा, 12 × 12। ये कह सकते हैं ये 144 रुपये पर लीटर होगा, पर लीटर, और ये जो होगा 2 3 132 रुपये पर लीटर होगा, ठीक। तो आप ऐसे निकाल सकते, ठीक ना। बाकी फार्मूला वार्मूला लगा के सब निकाल सकते हैं आप, ठीक। जब परसेंटेज में सब कुछ पूछा है तो इस रियल वैल्यू से मतलब ही नहीं होगा। इतना प्रतिशत का कमी क्या है, खपत में किया गया है, नहीं, तो आप इसके अनुसार रेशियो लेके प्राइस में निकाल दीजिए। फिर अगर रियल वैल्यू दिया गया तो रियल को रियल से वर्चुअल से कंपेयर करके निकाल दीजिए। चलिए, आप एक करेंगे, आप लोग कितना क्वेश्चन है देख लेता हूं। चलिए 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, तो आप लोग खुद से करेंगे, 2 3 है जो, ठीक। एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, या एक करा दे, चलिए एक देख लीजिए, एक करा देते, देख लीजिए। चावल की कीमत में 30 रुपये प्रति कमी होने पर एक व्यक्ति 720 में 2 किलो चावल ज्यादा खरीद पाता है, तो प्रारंभिक कीमत बताइए। देखिए यहां इतना में ये जो है 720 रुपया में ही पहले जितना खरीदता था अब उससे 2 केजी कम है, तो कह सकते हैं यहाँ खर्च अपरिवर्तित है, खर्च अपरिवर्तित है, और कहा गया जो है कीमत 30 रुपये पर केजी बढ़ाया गया। तो पी सी और ई यही है ना, 720 पहले भी था और अभी भी है या नहीं, बताइए। अब ये जो कहा गया 2 चावल जो है 2 रुपये पर केजी कम किया जाता है, नहीं कम खरीद पाता है। अगर पहले कहते x खरीदेंगे तो अब क्या खरीदना होगा, x - 2, यही ना।
तो यहाँ हम ये कह सकते हैं खर्च, यहाँ प्राइस जो होगा 720/x हो जाएगा, और यहाँ जो होगा 720/x - 2 होगा। तो पहले जो ही प्राइस होगा अब उससे क्या आएगा, ज्यादा प्राइस आएगा, क्योंकि इतना रुपये सॉरी कमी हुआ है नहीं। अच्छा ये कमेगा तो ये तो बढ़ना चाहिए ना, ज्यादा खरीद पाता तो प्लस होगा, सॉरी x+2 होगा, x+2, ठीक, x+2। तो ये जो आप 2 यूनिट बढ़ाए हैं तो प्राइस में जो है आपको यहाँ पे 30 रुपये पर केजी कमी हुआ है, तो इस कमी को आप लिखेंगे 720/x - 720/x+2। तो कितना के इक्वल है, 30 केजी के इक्वल है। अब यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो आपको प्रारंभिक कीमत क्या होगा, x का वैल्यू आ जाएगा, यही तो जो x आएगा वही प्रारंभिक कीमत हो जाएगा। बाद वाले का पूछा जाएगा तो उसी x में 2 आपको नहीं, प्रारंभिक कीमत पूछा गया नहीं, तो प्रारंभिक कीमत के लिए आप ये निकालना पड़ेगा, x को निकाल के इतना रख देंगे, या इसी को x मान के फिर इसमें लगा लेंगे। इसको x मान के करेंगे तो डायरेक्ट जो x आएगा डायरेक्ट p आएगा। अगर इसको मान लिए तो x का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो प्रारंभिक आ जाएगा, ठीक। चाहे इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, यहाँ ऑप्शन से देख लीजिए, x तो नहीं, चलिए ये 90 के इक्वल करना, प्राइस अगर ये 90 करते हैं तो यहाँ x क्या आएगा, 9/72। अगर प्राइस आपको 90 रुपये पर केजी करना है तो x 8 आएगा, तो यहाँ 90, ओके चलिए यहाँ 90 हो जाएगा और x 8 10 -72 हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। आपको यहाँ से ऑप्शन वाइज चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ क्योंकि अभी एक और इम्पोर्टेंट पढ़ाना है। आप एक क्वेश्चन कर लेंगे खुद से, ये भी करेंगे, ठीक। अब जो है फिर से हम थोड़ा थ्योरी पार्ट देखते हैं, जो पढ़े हैं उसी का थोड़ा हम समराइज करके देखते हैं, ठीक ना, अलग अलग तरीका। टाइम कितना हुआ, 10:19। चलिए देखिएगा, अभी आप 3 केस देखें जिसमें क्या करते थे, किसी भी एक क्वांटिटी को फिक्स करते थे, बाकी 2 में रिलेशन देखते थे। किसी एक क्वांटिटी को फिक्स करते थे, बाकी 2 में रिलेशन देखते थे, ठीक। तो इसी चीज को मैं आपको शॉर्ट में कहना चाहूं, चलिए अगर ये आप कहते हैं 1% इंक्रीजिंग करते हैं, इसको फिक्स रख के, इसको क्या रखेंगे, फिक्स रख कर देंगे, तो इसमें जितना करेंगे इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी उतना ही प्रतिशत का कमी बेशी आएगा, ठीक। अगर आप सी को फिक्स करते तो ई में जितना प्रतिशत कमी बेशी करना है उतना ही का इसमें भी आया, क्योंकि पी ई के प्रोपोर्शनल है। सेम वो भी है, यहाँ अगर ए फिक्स कर देते हैं, ए क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो आप इसमें जितना प्रतिशत का कमी बेशी करेंगे उतना ही प्रतिशत का कमी बेशी क्या आएगा, ई में आएगा, उतना ही प्रतिशत कमी बेशी क्या आएगा, ई में आएगा, ठीक। तो ये तो परसेंटेज में हुआ। अगर रेशियो में देखना चाहे तो सेम होगा, जो यहाँ पी का रेशियो होगा वही ई का रेशियो होगा। अगर मान लीजिए इसको कहते हैं ए रेशियो बी आएगा, पहले का अभी का रेशियो अगर ए रेशियो बी है प्राइस का, तो कंजप्शन को फिक्स रखेंगे तो एक्सपेंडिचर का भी रेशियो ए रेशियो बी ही आएगा, इसमें भी सेम वही होगा। तो आप डायरेक्ट रेशियो में भी कह सकते हैं, लेकिन उतना रटने का जरूरत नहीं है, सिर्फ परसेंटेज में याद रखें। अब इस चीज को समझिएगा, अब इसको अस्थिर करना है, इसको फिक्स रखना है, इसको क्या करना है, फिक्स रखना है। तो इसमें ऐसा रूल नहीं बनता है कि आप इसको अगर 1% बढ़ाएंगे तो ये भी 1% बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें हम रेशियो के फॉर्म में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्या वो समझिएगा थोड़ा। सबसे पहले तो ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, P
सी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं या सी को पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हैं। अगर मैं पी का रेशियो अगर ए रेशियो बी होगा, पी का इनिशियल और फाइनल रेशियो ए रेशियो बी होगा, पहले का और अभी का वर्तमान का, तो फिर सी का क्या हो जाएगा, सी का बी रेशियो ए हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक ना। मान लीजिए पी में आप चेंजिंग करते थे, ए रेशियो बी आता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कंजप्शन रखना होगा वो बी रेशियो ए में रखना होगा, ये चीज ध्यान रखना है। आप ऐसे भी पढ़े इसको, अगर ये ए है और ये बी है और कंजप्शन को फिक्स करना है तो इसको बी और ए करना होगा, यही चीज यहाँ है, ठीक ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए ये आप एक अथी में देख लीजिए, एक लाइन में देख लिए है, इसी को आप फार्मूला द्वारा भी कर सकते थे, ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला रूल से कर दिए। आप ये सब नहीं भी याद रखेंगे, जो मेथड होता है मैथ का फार्मूला वाइज वो भी कर सकते हैं। जैसे में देखिए आपको निकालना किसमें, चेंजिंग ई में, अगर इनिशियल प्राइस पी है, कंजप्शन सी है, तो अगर आप पी में x% का इंक्रीजिंग करते हैं, क्या करते हैं इंक्रीजिंग, तो क्या होगा 100% प्लस x, अगर डिक्रीजिंग करेंगे तो माइनस, तो इतना प्रतिशत अपॉन सी। तो देखिए जो पहले का है, जो पहले ई था उसी वही ई का वैल्यू है ना ये, और क्या 100% का प्लस माइनस सी। तो देखिए क्या है चेंजिंग, क्या आया है, अगर पहले वाले आप एक्सपेंडिचर में अगर x% बढ़ाएंगे, सॉरी पहले वाले प्राइस में अगर x% बढ़ाएंगे तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी x% बढ़ेगा। सेम यहां ऐसे आप निकाल सकते हैं कंजप्शन के लिए, आपको p तो फिक्स है, तो c क्या होगा, ई बाई पी होगा, ई बाई क्या होगा, p होगा। तो हम ये कह सकते हैं अगर नया c निकालना हो, p में क्या c में इंक्रीजिंग करने पे, सॉरी p तो फिक्स है, ई में सॉरी, ई को लिखते हैं, ई थोड़ा ई इक्वल टू हम करेंगे क्या, ई इक्वल टू कर सकते हैं पीसी, यहाँ था ओ सॉरी हम गलत कर दिए थोड़ा सा गलत कर दिए, यहाँ पी इंटू सी होगा, पी इंटू सी, ठीक। यहाँ देखिए यहाँ P इंटू सी ही होगा। अगर आप प्राइस को फिक्स भी रखते हैं तो कंजप्शन में 100 प्लस माइनस x% का वृद्धि आएगा या नहीं आएगा, अगर कंजप्शन में इतना प्रतिशत इंक्रीजिंग करते हैं तो पहले का और अभी में क्या अंतर है, फिर तो यही है, जो पहले था अभी था। अगर कंजप्शन में आप x% इंक्रीजिंग कीजिएगा तो एक्सपेंडिचर में भी x% इंक्रीजिएगा, कंजप्शन में अगर x% का डिक्रीजिंग कीजिएगा तो एक्सपेंडिचर में भी x% का क्या आएगा, डिक्रीजिंग है। सेम ऐसे ही आप इसमें भी फार्मूला लगा सकते हैं, मैं इस दो को मिटा रहा हूं, मुझे ई को तो फिक्स किया गया है, जो भी चेंजिंग है पी ई में किया गया है। जैसे हम यहाँ कह सकते हैं पी को कह सकते हैं ई बाई सी है, ई बाई सी है। अगर हम कहते हैं प्राइस को कंजप्शन को x% घटाया बढ़ाया गया है, अगर बढ़ाया घटाया गया है, ठीक, तो प्राइस से आएगा। अब पहले और अभी में क्या अंतर है वो देखिए, पहले और अभी का जो रेशियो लेंगे, इसको रेशियो में याद रखना है कि रेशियो उल्टा होता है, पहले ई बाई सी था, अभी क्या है ई बाई सी इंटू 100 प्लस माइनस x%। ओके चलिए, तो यहां से हम कह सकते हैं p इंटू पी डैश जो आएगा ई बाई सी से ई बाई सी हट जाएगा, 100 ऊपर जाएगा, तो 100% प्लस माइनस x इंटू 100 तो यहां देख सकते हैं जो आप कंजप्शन पहले अगर ये तो फार्मूला सब कर दिए हैं, चलिए
फॉर्मूला से कर दे तो प्राइस में कमी बेसी निकाल सकते हैं यहाँ से। प्राइस में कितना का कमी बेसी है, पहले 100 था तो अब 100+1 तो अभी 100 होगा, अगर पहले 100 - 1 तो फिर 100 होगा। तो अब यहाँ से कर सकते, चलिए क्वेश्चन में देखेंगे। अब देखिए किसी दो को चेंजिंग करने पे तीसरा में क्या फर्क पड़ेगा, किसी दो को चेंजिंग करने पे तीसरा में क्या फर्क पड़ेगा। जो हम अभी तक जो देख रहे थे एक का चेंजिंग देख रहे थे, जैसे में अगर हम P में x% इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं x% इंक्रीज करते हैं, और C में भी y% इंक्रीजिंग करते हैं, y% इंक्रीजिंग करते हैं, तो यहाँ E जो आएगा क्या आएगा पता है, P जो होगा x% का इंक्रीज करने पे 100 + x/100, ओके। और C × C, अब नया कंजप्शन क्या होगा, पहले E जो था अब E' होगा, अब नया होगा ना, नया एक्सपेंडिचर आएगा। अब y% कमी करने पे 100 + y/100 हो गया, ओके। 100 + y/100 आ गया, ठीक। अब इसमें देखिए आप, हाँ इसमें आप देख सकते हैं नया जो एक्सपेंडिचर है PC × 100 + x/100 है, इंटू 100 + y/100। आप देख सकते हैं ये पहला ई है, ये ई ही है ना, E × 100 + x/100 इंटू 100 + y/100, ओके। अब यहां देख सकते हैं पहले जो एक्सपेंडिचर था उसमें x% इंक्रीज हुआ, फिर इसमें क्या हुआ, इसमें y% इंक्रीज हुआ। जब आप प्राइस को भी x% बढ़ाएंगे और कंजप्शन को भी x% बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखिए। जो पहला वो था ई था उस पर x% का इंक्रीजिंग, फिर इस पे y% का इंक्रीजिंग, तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं अगर आप कंजप्शन भी x% बढ़ाना चाहते हैं और प्राइस भी x% बढ़ाना चाहते हैं तो इसका मतलब है ई में जो चेंजेस आएगा x% इंक्रीजिंग, y% इंक्रीजिंग, सक्सेसिव इंक्रीजिंग होगा, x% इंक्रीज, y% सक्सेसिव होगा। अगर यही आप अगर कमी करते, यही अगर कमी करना चाहते हैं तो फिर कमी भी सेम यही होगा, कमी के भी केस में सेम यही होगा। अगर कमी भी करना चाहेंगे तो यही आएगा, चाहे आप देखें क्या कहते हैं, एक वृद्धि कीजिए कमी कीजिए फिर भी वही होगा। तो जब आप दो में कमी बेसी करेंगे तो सक्सेस जो कहेंगे क्रमागत वृद्धि क्रमागत कमी वाला जो केस है वो आ जाता है, ठीक। अब क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी निकालने के लिए हम कई फार्मूला पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। आप इसी को डायरेक्ट निकाल सकते थे x% + y% एडिशन वाला फार्मूला लगाकर। तो पहले तो ये समझ लिए कि जब आप E × P × C है तो P और C में x% y% का जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे वो क्रमागत के इफेक्टिव चेंज होगा, ठीक। एक ये समझ लेना है। दूसरा, चलिए ऐसा सिर्फ एक्सपेंडिचर जो प्राइस कंजप्शन में ही नहीं आएगा, ऐसा कोई भी रिलेशन हो अगर A × B मान लीजिए x × y बना रहा है, अब x y में प्रतिशत में कमी बेसी करने पे तो A में जो इफेक्टिव चेंज आएगा वो क्या आएगा, क्रमागत कमी बेसी के ही अनुसार आएगा, ठीक ना। एक चीज है A में ऐसा कहीं भी होगा, चाहे अगर 3 होगा तो 3 कर सकते हैं, अगर x y z 3 फैक्टर है, अगर तीनों में आप करते हैं, मान लीजिए यहाँ A% का इंक्रीजिंग करते हैं, यहाँ B% का इंक्रीजिंग करते हैं, यहाँ C% का इंक्रीजिंग करते हैं, तो A में जो चेंजेज आएगा वो क्या आएगा, सक्सेसफुली इंक्रीजिंग आएगा। A B C का जो इफेक्टिव चेंज होगा, इफेक्टिव
चेंज ऑफ ABC प्लस करके, ठीक है ना, चाहे 2 हो 3 हो सभी के लिए ऐसे ही करेंगे। चलिए अब यहां देखिए, एक तो ये समझ गए, ओके 1 मिनट। एक के मेथड है। अब इसी को हम फॉर्मूला द्वारा भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें x% इंक्रीजिंग है, इसमें y% इंक्रीजिंग, इसमें y% इंक्रीजिंग, इसमें y% इंक्रीजिंग, तो जो ई में चेंजिंग आएगा, ई में चेंजिंग जो आएगा इफेक्टिव चेंज, वो क्या होगा, चेंज इन ई, मतलब एक्सपेंडिचर क्या होगा, इफेक्टिव चेंज ऑफ x% कॉमा y%। इसका फॉर्मूला पढ़े थे x + y + xy/100, इतना प्रतिशत का ओवरऑल क्या आएगा, चेंज आएगा। तो ई जो होगा आप डायरेक्ट कह सकते हैं, सॉरी चेंज इन ई, तो ई जो आएगा आप डायरेक्ट कह सकते हैं इतना प्रतिशत का चेंज आएगा जब इसमें x% y% का इंक्रीजिंग करेंगे। अगर डिक्रीजिंग करेंगे उसके लिए क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अगर डिक्रीजिंग करेंगे तो माइनस लेंगे, तो माइनस लेंगे तो उसके सब में माइनस का जो रूल बताया वही लगाएंगे, ठीक। लेकिन यहाँ जो प्लस के लिए लिखे हैं उसी से आपको माइनस भी समझ जाना है, ठीक ना। चलिए तो यहाँ तो P और C में चेंजिंग किए तो E में आया है। अब यही मान लीजिए आपको, यही आपको E और C में चेंजिंग किया जाएगा तो P में क्या चेंजिंग आएगा ये पूछा जाएगा, या E और P में चेंजिंग किया जाएगा तो C में क्या चेंजिंग आएगा ये पूछा जाएगा। इसी फॉर्मूला से हम सभी को कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल वाला आपको पढ़ना है, ठीक। क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मुझे इसमें लाना है x% का इंक्रीजिंग करना है, ठीक। और इसमें भी कहते हैं मान लीजिए चलिए x% का इंक्रीजिंग करना है, सॉरी y%, एक अलग लेते हैं, y% का इंक्रीजिंग करना है। तो P में कितना इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करना होगा, P में क्या चेंजेस करना होगा। तो हम जानते हैं यहाँ जो y% आएगा इसके और इसके चेंजिंग का इफेक्टिव चेंज होगा, इफेक्टिव चेंज होगा। तो हम थोड़ा देर के लिए करते हैं, P का मान लेते हैं, हम क्या करते हैं, लेट चेंज इन P = a%। तो P और C का इफेक्टिव चेंज क्या होगा, a × x/100, इफेक्टिव चेंज जो होगा y के इक्वल होगा या नहीं होगा, बताइए, y के इक्वल होगा। P और C में जो आप चेंजिंग करेंगे वो क्या होगा, y के इक्वल होगा, क्योंकि इस दोनों का सक्सेसिव जो सॉरी इफेक्टिव जो चेंज होगा y% होगा। अब यहाँ प्लस माइनस जो करते हैं, अगर इंक्रीजिंग होगा तो प्लस करेंगे, डिक्रीजिंग होगा माइनस आएगा। अगर ए चीज निगेटिव आ गया आप यहाँ से ए निकाल लेंगे, अगर ए निगेटिव आया तो क्या डिक्रीज करना होगा, इसमें फिक्स ए निगेटिव आएगा ही, क्योंकि देखिए नहीं 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 पॉजिटिव भी आ सकता है, क्योंकि ये भी तो बढ़ ही रहा है, पॉजिटिव भी आ सकता है। यहाँ पे जब निगेटिव आएगा तो डिक्रीज करना होगा, पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज कर रहा होगा। तो एक तो इससे कर सकते हैं, एक ये रूल हुआ, इस रूल को आप लिख लेंगे। दूसरा, हमको जो चेंजिंग निकालना है वो किस में निकालना है, P में। इनिशियल P है वो क्या है, E/C। अब फाइनल जो आफ्टर चेंजिंग चेंज करने के बाद जो है P है वो क्या है, E में y% का इंक्रीजिंग, तो y% का इंक्रीजिंग करेंगे तो क्या होगा 100 + y%। C में x% का इंक्रीजिंग, तो C × x%।
और पी डैश कीजिए, पी रेशियो पी डैश निकालिए। ये क्या आएगा, ई बाई सी और 100 प्लस वाई अपॉन, अरे इसको तो कैंसिल कर सकते हैं आप रेशियो से रेशियो को, और 100 प्लस एक्स। तो क्या आ जाएगा 100 प्लस एक्स रेशियो 100 प्लस वाई। तो आप इसी रेशियो से पी में क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आएगा आप निकाल सकते हैं। एक जनरल मेथड अपना सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला वाला। और ये आपको इतना देखने में लग रहा है, जब परसेंटेज वैल्यू दिया जाएगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इससे आप कर सकते हैं या उस फार्मूला से कर सकते हैं। सेम यही चीज आपको क्या निकालना है, सी के लिए भी कर सकते हैं। अगर सी में क्या चेंजिंग आएगा ए निकालना है, ये क्या होगा ई बाई पी। और सी डैश आपको निकालना है, मान लीजिए ई में आप करते हैं x% का कमी बेसी, ठीक ना, और p में करते हैं y% का वृद्धि। तो फिर यहां से सी डैश के रेशियो से निकाल लेंगे। तो जहां देखिए वो एडिशन मेथड जहां कम्प्लेक्स होगा वहीं पे लगाइएगा, नहीं तो सबसे बेस्ट वही है, ठीक ना। एक क्या होगा, मान लीजिए इसमें आप x% करते हैं वृद्धि और इसमें y% करते हैं वृद्धि, तो c में क्या कितना चेंजिंग आएगा। तो c के लिए हम मान लेते हैं z, लेट चेंज इन c z%। ओके, अब यहां करेंगे आप x प्लस z प्लस z इंटू एक्स बाई 100, तो किसके इक्विवेलेंट आएगा, x के। और यहां से z का वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से z का। तो दो मेथड है, एक तो रेशियो से कर सकते हैं, एक फार्मूला वाला जो मेथड है सक्सेसिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, वो वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस लेक्चर को हम खत्म करेंगे। कुछ देर और लगेगा। चलिए अब देखिए, एक चीज आपको ध्यान रखना है, ऐसे जितना भी केस होगा दो का प्रोडक्ट करने पे तीसरा आ रहा है, उस सभी केस में होगा, उस सभी में आप पे लगा सकते हैं मेथड, ठीक ना। जो बेसिक है वो कभी नहीं बदलता है। ठीक, अब जैसे में एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखिएगा तो क्या होता है एल इंटू बी, तो इसमें भी एल और बी में चेंज करने पे आपको एरिया में चेंज पूछा जा सकता है। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच, इसमें भी ये तो कांस्टेंट है, तो फिक्स है। तो इस दोनों में चेंजिंग करने पे डेल्टा में क्या चेंजिंग आता है ये पूछा जा सकता है। अगर एरिया ऑफ सर्कल देखे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसी पाई आर स्क्वायर को पाई इंटू आर लिख सकते हैं। अब आर में जो कमी बेसी करेंगे तो एरिया में क्या चेंजिंग आएगा ये बता सकते हैं आप। ऐसे और भी कई चीज है, जैसे में आप मजदूरी मान लीजिए, आपको किसी आदमी का पर डे का मजदूरी अगर निकाला जाए, कह सकते वेज जो होगा वो क्या होगा पर डे इनकम इनटू टाइम, पर डे का इनकम इनटू टाइम। अगर मंथली वेज निकालना हो तो पर डे इनटू टाइम, इसके हिसाब से निकाल सकते हैं। तो ऐसा जहां भी दो हो या तीन भी प्रोडक्ट में आ सकता है। वॉल्यूम में भी चेंजेस, अगर मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ आपको क्यूब निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में चेंजेस निकालना है, तो एल इंटू बी इंटू एच, इस दो या तीन में भी चेंजेस करके पूछा जा सकता है। तो बेसिक सब में यही होगा, ठीक ना, जहां भी ये केस प्रोडक्ट के आएगा तो। ठीक, चलिए देखिए अब, चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा और समझिएगा। कहा गया एक मजदूर 25% वृद्धि होने पे, सॉरी एक मजदूर के वृद्धि होगा, थोड़ा गलत लिखा गया है, एक मजदूर के मजदूरी 25% वृद्धि होने पे वह कार्य में 10% का कमी कर देता। ओके, तो फिर उसका आय 50 पे बढ़ जाता, तो पूर्व आय और वर्तमान आय का योग बताएं। चलिए, पूर्व आय और वर्तमान आय का योग, यहां देखिए जो वेज होगा मजदूर का वो क्या होगा, समय डेट इज टाइम इंटू उसका आय 50 पे वर्ष, सॉरी टाइम इंटू क्या कर सकते पर डे का इनकम, जो पर डे का इनकम होगा, टाइम मतलब वर्क करने का जो टाइम होगा, वर्क जितना बढ़ेगा वो,
और इसको वेज लिख दीजिए, वेज इक्वल टू टाइम इनटू इनकम, ठीक है ना, पर यूनिट का। अब इसमें आपको कहा गया मजदूरी 25% वृद्धि करने पे ओके समय में 10% की कमी आ जाती है। इसको आपको टाइम को क्या करना है, 10% माइनस करना है, इसको 25% वृद्धि करना है। ओके चलिए, तो फिर उसके आय 50 पे बढ़ जाता है, आय 50 पे बढ़ जाता है, ठीक ना, उसका आय। तो ये जो आय होगा टोटल आय होगा, नहीं टोटल आय, मजदूरी 20%, मजदूरी का मतलब पर डे का। सुनिए इसको जो आप लिखेंगे टोटल इनकम जो होगा, टोटल इनकम, इसको इस फार्मूला पे इस टाइप से फिट बैठता है। टोटल इनकम जो होगा वेज, वेज मतलब प्रत्येक दिन का है, इनटू टाइम, मतलब टाइम जो भी दिन में हो, पर आवर हो, ये सब इस टाइम में, ठीक। चलिए, और क्या होगा, मजदूरी 25% बढ़ता है, ये क्या है 25% इंक्रीजिंग होगा, ठीक। और समय 10% कमी हो गया, ये क्या है -10% का कमी हो, तो उसका आय 50 पे बढ़ जाता, तो पूर्व आय और वर्तमान आय क्या होगा। तो आपको आय 50 पे बढ़ा है, तो जब ये जो कमी है बेसी हो रहा परसेंटेज में, तो आय में कितना का कमी बेसी होगा वो देख लीजिए। तो आप ये देख सकते हैं इफेक्टिव चेंज जो आएगा, इफेक्टिव चेंज ऑफ 25 और -10, ये क्या आएगा 25 -10 और -25 इंटू 10/100। ओके 10 से 10 कर जाएगा 15। ओके चलिए 15 -2.5%। ठीक, चलिए यहाँ जो इसको आप जब लिखेंगे तो ये क्या आएगा 12.5% का चेंजिंग, प्लस का आया है तो इंक्रीजिंग होगा। जो इनकम जो है इतना इंक्रीजिंग हुआ, कहा भी गया 50 पे इंक्रीजिंग हुआ, तो ये जो ओवरऑल है, ये ओवरऑल कितना का इंक्रीजिंग हुआ 12.5%। और इसी का वैल्यू दिया गया 50, इसी का वैल्यू 50 दिया गया है, तो हमको निकालना क्या है पूर्व आय। पूर्व आय क्या होगा अपने आप का 100%, तो 12.50% का वैल्यू दिया गया है, तो 100% का निकाल दीजिए, 100% का निकाल दीजिए, तो क्या होगा 0, एक 0 ऊपर जाने दीजिए, यहाँ पे कैंसिल मैं करता हूँ थोड़ा, 0, ठीक ना। तो एक कितना 25 बचे और 25 दूना 50, ओके ये 4 पे तो डायरेक्ट कट जाता, तो 400 आ जाए, तो पूर्व आय क्या होगा 400 होगा। अब 50 पे वृद्धि हुआ तो वर्तमान क्या हो जाएगा 450 हो जाएगा, पहले 450 वृद्धि होगा 450 हो जाएगा। तो आप पैसे निकाल लीजिए या उस फॉर्मूला से निकालिए, बात सेम ही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है चावल के भाव में 20% की कमी होने पे एक गृहिणी खपत में 2 केजी से 4 केजी कर देती है। ओके खपत बढ़ जाता है, ठीक। चलिए जिससे उसका खर्च 33 पे बढ़ जाता है, तो चावल का वर्तमान भाव ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, मुझे निकालना है चावल का भाव, मतलब अगर कह सकते हैं जो एक्सपेंडिचर होगा P इंटू से, जो एक्सपेंडिचर हो क्या होगा P इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन, यही होगा। अब यहाँ देखिए क्या क्या भाव में 20% का कमी हुआ है, तो ये क्या हुआ 20% का कमी मतलब माइनस, खपत में 2 से 4 केजी कर देती हो, खपत तो फिक्स दिया गया है, तो उसको हम ले लेंगे, या तो परसेंटेज में कर ही सकते हैं, 2 गुना हो गया तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं 100% बढ़ गया, यहाँ 2 गुना हो गया, तो ये 100% का 200 पर कह सकते हैं 100% बढ़ गया, जिससे उसका खर्च 33 रुपया बढ़ जाता है। अब ये जो है 33 रुपया बढ़ा है, क्या है 33 रुपया बढ़ा है, तो चावल का वर्तमान भाव क्या होगा ये निकालना है। चलिए हमको फाइनली रेट निकालना है, तो या तो हम ये कह सकते हैं इफेक्टिव रेट निकाल के बता सकते हैं,
इसे भी कह सकते हैं। ये शॉर्ट कैसे होगा वो आपको मैं कर दे रहा हूं, सुनिए। इसमें परसेंटेज नहीं दिया गया, नहीं ये परसेंटेज में दिया गया है। चलिए समझिए इसको, इसको फार्मूला से कीजिए, सबसे आसान वही रहेगा। ठीक, हमको प्राइस में निकालना है, तो यहाँ पी जो होता है क्या है, ई बाई सी, सी होता है। अब यहाँ देखिए हमको कहा गया है भाव में 20% की कमी होने पे, अच्छा भाव में 20% की कमी होने पे, ठीक है। चलिए पहले जो था 33 पे बढ़ गया, इसमें तो और ज़्यादा ही आया जाएगा। नहीं, एक मिनट, लगता है परसेंटेज से करना ही पड़ेगा। चलिए प्रतिशत से कर ही लीजिए। ई इजकल टू पी इंटू सी होता है। इसमें तो दिया गया 20% का कमी, ये दिया गया या नहीं। और कंजप्शन जो है, कंजप्शन, और यहाँ जो है, ठीक, कंजप्शन 2 से 4 होता है, मतलब कह सकते हैं 100% बढ़ जाता है, 100% बढ़ जाता है। तो इसका इक्विवेलेंट चेंज क्या होगा पता है, -20 प्लस 100 और माइनस का 20, इतना प्रतिशत, 20 इंटू 100/100, मतलब 60% का वृद्धि आएगा, प्लस आया है मतलब 60% बढ़ गया। तो आप ये कीजिए, आपको एक्चुअल खपत दिया गया है, आप एक्चुअल अगर एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं, जो पहले था, जो आप कह सकते ई जो है पहले वाला, पूर्व वाला क्या है, 60% बढ़ गया नहीं, तो इसी 60% का वैल्यू 33 है या नहीं है, 33 है, ठीक, ये सही है ना, हाँ 33। तो हम 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं, 33/60 इंटू 100, ठीक। तो एक इनिशियल होगा 6, 3 से 2 पे, 3 से 11 पे, 2 से 5, 2 से 5, 11 पचे 55 रुपया पहले का खर्चा हुआ, क्या हुआ पहले का। तो वर्तमान भाव निकालना है, तो वर्तमान तो आप डायरेक्ट एक कह दीजिए ना, 60% वर्तमान आप अथी निकालिए, ये 60% का वैल्यू है, तो वर्तमान में क्या हुआ 160% होगा, पहले जो एक्सपेंडिचर था उससे 60% बढ़ जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, 2 से 3 से 2 पे, 3 से 2 पे, 2 से 8, 11 × 88 रुपया, क्या हुआ 11 × 88 रुपया हुआ। अब ये बताइए 88 रुपया का खर्च कितना पे है, 4 kg पे है, 4 kg पे है, तो जो प्राइस होगा, प्रेजेंट प्राइस जो होगा क्या होगा 88/4, मतलब 4 दूना 4 दूना 22 रुपये पर केजी हो जाएगा, क्या होगा 22 रुपये पर केजी हो। तो यहाँ पे इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे, इसको कंपेयर करके, सॉरी इफेक्टिव रेट किसका, एक्सपेंडिचर का, तो यहाँ से एक्चुअल एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे, और फिर यहाँ से आप जो कंजप्शन दिया गया उसके हेल्प से प्राइस निकाल लेंगे, ठीक। चलिए और भी यहाँ देखिए, मैं एक दो और बताता हूँ कितना क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही क्वेश्चन है। ठीक है चलिए कुछ मैं और बता देता हूँ, फिर छोड़ूंगा मैं आज, क्योंकि बहुत देर हो चुका है। चलिए यही क्वेश्चन था, एक त्रिभुज के आधार को 75%, ऊंचाई को 5/4% कर देने पे क्षेत्रफल कितने प्रतिशत आएगा, ये आपको बताना है। देखिए त्रिभुज का जो एरिया होगा क्या होगा, हाफ इंटू बी इंटू एच, यही होगा ना, ओके। तो आधार को इतना पर, इतना करने पर क्षेत्रफल कितने पर, हम मान लेते हैं डेल्टा डैश हो गया, ठीक। तो हाफ 75% और इतना प्रतिशत होने पे
आधार को 75% कीजिए तो 75%, और हाइट को 5/4 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, और इसका रेशियो ले लीजिए। तो इससे क्या होगा देखिए, चलिए कैंसिल होने वाला कुछ है नहीं है, डायरेक्ट डेल्टा और डेल्टा डैश का रेशियो ले लीजिए, हाफ इंटू बी एच कर दीजिए, हट जाएगा। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं 20×5 100, 5 चौका 5 से 15 पचे 75, 15/16 का रेशियो आएगा 1:15/16, डेट इज 16:15। तो कितना 1 यूनिट का कमी आया, कितना पे 16 पे, तो 16 पे कमी आया तो कितना प्रतिशत हो जाएगा 1696 और 1/4%, इतना प्रतिशत का क्या होगा कमी होगा, क्या होगा कमी आ जाएगा। ठीक, तो आप कर लेंगे। आप इसी को इफेक्टिव चेंज से भी कर सकते हैं। ये परसेंटेज में 25% कम हुआ, और ये क्या है 5 पे 1 सॉरी 1/4 मतलब 25% बढ़ गया। ये 25% आपको कम गया, एक ही बार में आप ये निकाल सकते हैं। 25×5 625, हाँ एक डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसको देखिए एक एक मेथड हो गया। अगर इसमें देखिएगा जब आधार को एच आधार को 75 कर दिएगा, मतलब 25% का कमी किया गया है, और ऊंचाई को 5/4 कर दिया गया। 5/4 का मतलब क्या है समझते हैं, कितना प्रतिशत इसका वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होगा 125%, मतलब पहले जो 100% था अब उसमें 25% बढ़ गया। अब देखिए इसमें 25% डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, सक्सेसिव जो सक्सेसिव इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का केस है। और अब जब जितना प्रतिशत बढ़ाते हैं उतना ही घटाते हैं, तो इसमें तो इफेक्टिव चेंज जो आता है आप डायरेक्ट पढ़े x²/100% वाला फॉर्मूला। तो 25 का क्या होगा स्क्वायर 625/100%, डेट इज से 2.5%, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक ना, तो ऐसा करते हैं। आज मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब बोलने का मन नहीं कर रहा है। अगर होगा तो मैं कुछ क्वेश्चन और अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा, नहीं तो फिर मैं अगले टॉपिक लेके आऊँगा। ठीक, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अवश्य।